हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में आपका। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली थी। ये आपके कार्बन और उसके यौगिक का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने कार्बन की और उसके यौगिक में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इस भाग में हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीज़ देखने वाले हैं, तो अपना समय नहीं गवा करके हम एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बार कामयाबी पाने के लिए लंबी लंबी छलांगें ही मारी जाएं। कई बार आप निरंतरता के साथ धीरे धीरे कदमों से भी कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के पहली हेडिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? देखिए, कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कार्बन की सहसंयोजी आबंध होता है। कार्बन का सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखना है। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लीजिए, क्योंकि वहीं से फिर आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन का, अगर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है। अगर आप KLMN के थ्रू करें तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन में सर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके उनको सेट करते हैं, जिस प्रक्रिया को ही आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते थे। खैर, यहाँ कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLMN के हिसाब से क्या आएगा, 2 और 4, क्योंकि पहली कक्षा में 2, उसके बाद वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाहरी कक्षा में, यहाँ तो आपका K हो गया, यहाँ हो गया L, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है कौन सी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में। तो अब ज़रा ध्यान से चेक करिएगा, अगर सबसे बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वही तो उसकी संयोजकता होती थी। अच्छा साहब, तो अष्टक को पूरा करना है। जैसा कि बोरबरी ने कहा था कि अपने बाहरी कक्षा में जो प्रत्येक तत्व होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई रखेगा तो उसका अष्टक पूरा रहेगा, और जिसका अष्टक पूरा रहेगा वो रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होगा। तो सभी लोग क्या करेंगे, अष्टक पूरा करना चाहेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, हीलियम के स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा। तो या तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो ये हाइड्रोजन जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त कर ले, हीलियम जैसी स्ट्रक्चर, क्योंकि अक्रिय गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, इस तरह से याद रखने के लिए होता है। ये अक्रिय गैस होती है। तो जितने भी तत्व होते हैं सब इनकी संरचना पाना चाहते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका होता है 10। तो अगर देखिए, अगर आप इस चारों को दे दीजिए किसी को तो आप हीलियम जैसी स्ट्रक्चर पा जाएंगे, जो भी एक अक्रिय गैस है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए किसी से। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या होगा फिर, 4 4 8 2 10, यानी नियॉन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो चाहे आप 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए, यानी ये क्या कर सकता है, कार्बन अपने बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ कार्बन करने क्या वाला है, उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसकी अगर हम संरचना बना दें तो कुछ इस तरीके से होगी। कार्बन के ये हो जाएगा नाभिक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, उसके बाद दूसरी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये हो गया 4, करेक्ट। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्या है कि ये जो नाभिक है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि आपको पता है रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक में प्रोटॉन होंगे या प्रोटॉन नाभिक में होगा। तो यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो 6 प्रोटॉन यहाँ नाभिक में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। क्यों होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और तभी कोई भी परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो कोई भी परमाणु उदासीन होगा। अब आप सोचिए कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या बना सकता है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके कार्बन +4 बना सकता है कि नहीं बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के चारों दूसरों को दे दे तो 4 प्रोटॉन यहाँ एक्स्ट्रा बचेंगे बीच में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन बराबर है मामला। अभी यहाँ क्या है, 4 लोग चले जाए इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉन बढ़ेगा, तो वही 4 प्रोटॉन का साइन आ जाता है इसके ऊपर। अच्छा, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर करे तो क्या बना सकता है, ये बना सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करे, मतलब इसमें 4 लोग और आ जाए तो कार्बन -4 ये बना सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है ना, पहली कंडीशन तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग, दूसरी कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। यहाँ पर क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। पहले हम लोग त्याग करके देखते हैं कि क्या त्याग हो सकता है, संभव है ऐसा कि 4 के चारों इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे देखेंगे। फिर देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऊर्जा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है। एक बार 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन जब दोबारा देना होगा तो आप इसको दोबारा देंगे, लेकिन दोबारा वाले में क्या होगा, ये 6 लोग अंदर हैं, 4 लोग बाहर थे, तो 6 लोग 4 लोग को अपनी ओर आकर्षित किए थे कि नहीं किए थे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये किनारे किनारे वाला इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो आकर्षण बल लगता है, जिसको आप नाभिकीय आकर्षण बल बोलते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल होता है, या जिसको आप स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हो। तो नाभिकीय आकर्षण बल इनको अपनी ओर खींचे रहता है, सबको खींचे रहता है, तभी उसके विपरीत आपने ऊर्जा दी और ये भागा। अच्छा, अब बाहर में कितने लोग, 3 लोग, एक ये बचा, ये बचा, ये बचा, 3 लोग बचे। और अंदर में कितने, 6 प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो तो नाभिक में है। तो अब जब ऊर्जा देंगे तो आप बताइए, ये 6 और बाहर 3 और तेजी से खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ऊर्जा भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा साहब, ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे, तो इसमें करने के लिए आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अब अंदर में 6 लोग और बाहर में 2 लोग, तो 2 को अंदर खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा हम लोग लास्ट वाले तक पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा ऊर्जा हम लोग नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग इतनी एनर्जी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा होगा भी क्यों, क्योंकि अब लास्ट 6 और यहाँ पर 1 तो जाने ही नहीं देगा इसको, यानी कि 4 के चारों इलेक्ट्रॉन हम लोग त्याग नहीं सकते। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होगा वो नहीं होगा इसमें। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब देखते हैं, क्योंकि 4 ये जा नहीं सकता तो अब क्या करते हैं, 4 ला के देखते हैं क्या 4 आ सकता है। तो हम लोग दोबारा से दूसरे वाले फिगर में देखते हैं कि ये हो गया आपका नाभिक, पहली कक्षा, और ये रही दूसरी कक्षा, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई अपने पास, तो पहली कक्षा में सर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा साहब, हमको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके आना है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं देंगे हम, यहाँ से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन हम बिंदु के रूप में लेके आ रहे हैं, है ना, ये बिंदु क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बिंदु बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ रहा है तो ऊर्जा मुक्त होगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हो, हाँ, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन चलिए मान लीजिए आ गया यहाँ पर, है ना, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन सेट हो गया। अब ज़रा सोचिएगा कि जब आप 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं ये। अच्छा, 6 प्रोटॉन है और 6 ऑलरेडी क्या कर रहे थे, 6 लोग ऑलरेडी लगे हुए थे इन बाहरी, जो 4 बाहर के लोग थे, यानी 4 बाहर के जो इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में, उनको अपनी ओर आकर्षित किए हुए थे ये। और जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, दिया, यहाँ पर आएंगे, तो अब बताइए 6 लोग हैं और ये एक 5वां और आएगा, तो इस पर लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अभी 6 लोग 4 लोग को अच्छे से खींच रहे थे, लेकिन अब 6 लोग 5 लोग को खींचेंगे तो उन पर लोड बढ़ेगा।
अच्छा लोड बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर लोड बढ़ा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने और दे दिया, है ना, तो अब बताइए इसका भी लोड इसके ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा लोड बढ़ने के साथ दूसरी और समस्या क्या आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये भी माइनस में चार्ज है, ये भी माइनस में, ये भी, सब इलेक्ट्रॉन कैसे ऋणावेशित है। अब भाई ऋणावेशित हैं तो यहाँ पर जो आ रहा है वो भी तो ऋणावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, यानी प्रतिकर्षण बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बढ़ने लगेगा, एक चीज़ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो थोड़ा बहुत चलिए प्रतिकर्षण कम रहेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप और लेके आए तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो प्रतिकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है कि 6 नाभिक में 6 प्रोटॉन बाहर 8 इलेक्ट्रॉनों को नहीं बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि 6 है तो उसी हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लेके आएंगे तो इसका नाभिक छोटा है, साइज़ छोटी है, साइज़ छोटी होने की वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इफेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के वजह से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को रखना, 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना संभव नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन को रखना संभव नहीं है, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण नहीं कर सकता, यहाँ 8 4 के चारों इलेक्ट्रॉनों को दे नहीं सकता। तो ना देने का रीज़न क्या था, नाभिक का आकर्षण बल, और ना रखने का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। तो अब साहब होगा क्या, ना ये दे सकता है ना ये ले सकता है, तो अब करेगा क्या, तो अब हमारी हेडिंग पे आती है सहसंयोजी। तो होना क्या है कि अब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो बॉन्ड बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करके या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। तो अब क्या होगा, ना दे सकता है ना ले सकता है, तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। और इसको हम मिटा के वो प्रक्रिया भी सामने ले आते हैं जिनसे इनका अष्टक पूरा होगा, क्योंकि हमको अष्टक पूरा करने से मतलब है और अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने से मतलब है। तो देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग अब इसको ऐसे दर्शा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। तो अब कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग दूसरा कार्बन, है ना, दूसरा कार्बन ऐसे ले आए जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल से साझा होगा, और साझा होने के बाद एक बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर दोनों का हक होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, 4 तरफ से 4 बॉन्ड बना ले, तो 4 जो उसका है वो तो रहेगा ही उसका, प्लस जिसके साथ साझा करेगा वो भी, उस पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होगा, साझा होगा। अब साझे में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ध्यान दीजिएगा, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो आबंध बनेगा उसको सहसंयोजी आबंध बोलेंगे। और जितने आबंधों की संख्या होगी, यानी जितने आबंध बन सकते हैं इस तरीके से, उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजकता। बोलिए बात समझ में आ रही है आपको, सहसंयोजकता किसको बोलेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा आबंध बनेंगे उनकी संख्या को आप सहसंयोजकता कहेंगे। करेक्ट, आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो इसको मिटा के देखते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि समान परमाणुओं में ही हो, जैसे कार्बन कार्बन में ही साझा हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ही हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ही हो। हम पहले उदाहरण देखते हैं, यानी कुछ सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटा हाइड्रोजन देख लीजिए, H2 में, यानी हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में होगा क्या, एक हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है साहब, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये हाइड्रोजन अपना, ये हाइड्रोजन अपना, ठीक है। अब जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनाने से क्या होगा, आप देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है। तो आप बताइए ये जो हाइड्रोजन है इसका और इसका, दोनों हाइड्रोजन का आप देखिए हीलियम जैसी स्ट्रक्चर मिल रही कि नहीं मिल रही। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। ये हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया है, डुप्लेट। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहरी कक्षा में उसको बोलेंगे डुप्लेट, और अगर 8 होते हैं तो उसको अष्टक बोलते हैं।
ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, किसमें, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में भी देख लिया जाए साहब क्या होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी क्या होगा, दो ऑक्सीजन आपस में, जैसे ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोश में कितने होते हैं, आप पहले ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, आप कहेंगे ऑक्सीजन के सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 6 हो जाएगा KLMN में। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो गया, तो 2 और 6 हो गया, तो आप यहाँ ऑक्सीजन को बनाइए और यहाँ इलेक्ट्रॉनों को दर्शाइए, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा ऑक्सीजन भी आप 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया। अब क्या करना है, अष्टक पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, साझा करना है। तो आप साझा करेंगे तो बताइए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे। साझा करने के बाद होगा कि आपके बाहरी कोश में ज़रा गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट। ज़रा इसका भी चेक करिए क्या इसका अष्टक कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 2 2 4 और ये बीच वाला 4 8, यानी दोनों ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट हो जाता है, यानी दोनों नियॉन जैसी स्ट्रक्चर पा रहे हैं। और जब स्ट्रक्चर एक अक्रिय गैस की पा रहे हैं और जितना इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साझा हो रहा है उन संख्या, यानी आप क्या कहोगे, यहाँ पर 2 हो रही है ना, दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके इस तरह से अष्टक कंप्लीट करते हैं तो उसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जबकि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा वहाँ सहसंयोजकता 2। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक समान परमाणु में ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हम अलग अलग के तौर पे आप यहाँ नाइट्रोजन का भी ले सकते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उसकी सहसंयोजकता 3 हो जाएगी। और अब हम असमान परमाणुओं में देख लें कि असमान परमाणुओं में सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं। तो आप पहले सबसे CH4 में ही देख लीजिए। CH4 यानी कि मेथेन है। नाम वाम के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अभी इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपको 1% भी कहीं से डाउट नहीं होगा कि इसका नाम कैसे आप लिखेंगे, है ना, जो कि हर साल फिक्स रहता है क्वेश्चन। अगर पेपर बनेगा बोर्ड का तो IUPAC ने आना ही आना है, उसका आना अनिवार्य है। और यहाँ से आप सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे। कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहते हो सर 4, तो 4 को दर्शा दीजिए, ये हो गया। अब कितने हाइड्रोजन है, 4, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास। तो वो लेकर वहाँ मैदान में कूदेगा, और ये मैदान में जब कूदा तो इनके बीच अब क्या होगा, साझा होगा। इनके बीच ये होगा कि हम आपको दे नहीं सकते ना आपका ले सकते हैं। कार्बन ने बोला हम आपको दे नहीं सकते ना ले सकते हैं, हाँ साझा कर सकते हैं। और साझा करने के बाद उस पर अधिकार दोनों लोगों का होगा। तो यहाँ से ये साझा होगा, यहाँ से इनका साझा होगा और यहाँ से इनका साझा। और ये साझा करने के बाद अब देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। तो यहाँ से आप काउंट करिए तो 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक कंप्लीट हो रहा है इसका। तो इस तरीके से कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा साझा करके। अच्छा, बात करिए हाइड्रोजन की साहब। तो हाइड्रोजन ने कहा है कि हम दे रहे हैं तो हम लेंगे भी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया है वो उसको लेगा, और लेने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा होगा, है ना। तो इस तरीके से ये मीथेन का आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी चीज़ को बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं, जिसमें कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों चार होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है हाइड्रोजन के साथ, और वहाँ पर एक यौगिक बनता है जिसको आप मीथेन कहते हो। इस तरीके से कार्बन की जो सहसंयोजकता है, कार्बन की सहसंयोजकता वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। अच्छा साहब, अब एक बात ये भी है कि सहसंयोजकता हो जाता है। इसके बाद आपने इसमें क्या जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखे। और अब हम लोग जानेंगे कार्बन के कुछ अपर रूप के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, कार्बन के अपर रूप, है ना। अच्छा, ये देखिए, कार्बन जो बॉन्डेड होता है, यानी कार्बन जो साझे से अपना आबंध बनाता है, इसके वजह से कार्बन लंबी लंबी चेन बना सकता है। क्यों?
क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, इसका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए कार्बन अपनी लंबी लंबी चेन बना सकता है। और इसीलिए कार्बन के 30 लाख, लगभग 30 लाख यौगिक हैं पूरे दुनिया में। तो अब हम क्या बात करते हैं, कार्बन के अपर रूप की। किसकी बात करते हैं, कार्बन का अपर रूप, है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप क्या होता है, अपर रूप क्या होता है। तो किसी का भी अपर रूप आप किसको कहेंगे, अपर रूप का मतलब क्या होता है। तो अपर रूप का सीधा सा मतलब मैं आपको यहाँ लिख दूं कि दो पदार्थों के अगर रासायनिक गुण क्या हो, रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हो, भौतिक गुण अलग हो, तो उन दो पदार्थों को, उन दो यौगिकों का, उन दो पदार्थों को आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वो एक दूसरे के अपर रूप हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अपर रूप क्या होंगे कि मान लीजिए दो चीज़ है, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, ये भी एक मार्कर है, ये भी, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन की बात करें, बनावट की बात करें कि कैसे बना है कैसे नहीं बना है, तो बनावट में अगर कोई कंपाउंड सॉरी, जो इनके बनावट में जो परमाणु आता है अगर वो समान है और हम चेक करते हैं कि उसके रासायनिक गुण समान है, तो अगर कोई दो पदार्थ के रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हो, तो उन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे का अपर रूप है। अब कार्बन का अपर रूप दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्रिस्टलीय रूप हो सकता है अपर रूप में, और दूसरा अक्रिस्टलीय हो सकता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप हो सकता है, ठीक है। क्रिस्टलीय मतलब जो ठोस रूप में होगा, और अक्रिस्टलीय को हम लोग एमॉर्फस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, एमॉर्फस, ये होता है अक्रिस्टलीय रूप। तो कार्बन के दो तरीके से अपर रूप हो सकते हैं, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो अगर हम क्रिस्टलीय की बात करेंगे तो इसमें आपका हीरा आएगा और ग्रेफाइट आएगा, जो कार्बन का दो अपर रूप है और क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। इसके अलावा अगर आप अक्रिस्टलीय रूप की बात करें तो आप कहेंगे चारकोल आएगा, चारकोल है, कार्बन ब्लैक है जिसको आप कालिख कहते हो, कार्बन ब्लैक है ना, और इसके अलावा आप क्या कहते हो, काजल कहते हो, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय अपर रूप है, और ये चारकोल, कार्बन ब्लैक और भी जो चीज़ें हैं वो क्या है, अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस अपर रूप है। अब हमको देखना है कि हीरे की क्या क्वालिटी है, ग्रेफाइट की क्या क्वालिटी है, और एक अपर रूप और होता है जिसको आप क्या कहते हो, फुलेरीन कहते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट से नोट करो, नोट करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे हैं अपर रूप की। तो अगर हम लोग अपर रूप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपर रूप की बात कर रहे हैं कार्बन के, तो अगर हम लोग दो अपर रूप को यानी हीरे को, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को एक साथ देखें, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को एक साथ देखें, तो हमको दो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तो हीरे के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा ग्रेफाइट के बारे में भी पता चल जाएगा, और साथ ही साथ दोनों का जो अंतर होगा वो भी हमको पता रहेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप हीरे की बात करते हैं तो आपने हीरा देखा होगा कि हीरा चमकदार होता है, हीरा आपका जो होता है वो पारदर्शी होता है। सबसे पहले क्या कहेंगे, हीरा पारदर्शी होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही साथ इसका अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, वो अपवर्तनांक बहुत अधिक होने की वजह से कितना होता है, 2.42 होता है। तो अपवर्तनांक ज़्यादा होने की वजह से हीरा कैसा होता है, चमकदार होता है ना। तो पारदर्शी होगा, अपवर्तनांक बहुत अधिक होने की वजह से चमकदार होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा, ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट आपका पारदर्शी नहीं होगा बल्कि अपारदर्शी होगा। अपारदर्शी होने के साथ साथ इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से चमकदार नहीं होगा, ठीक है। तो चमकदार नहीं होगा तो किस कलर का होगा, तो आप कहेंगे या तो भूरा होगा या काला कलर का होगा ना, भूरा या काले कलर का होगा जो होगा ग्रेफाइट आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम दूसरी बात करें, है ना, अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा क्या होगा, हीरा काफ़ी भारी होगा, है ना,
हीरा काफ़ी भारी होता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हीरा भारी हो जाएगा। क्यों? घनत्व तो अधिक होने की वजह से हीरा भारी होगा। और ये क्या होगा? ये हल्का होगा। हल्का होगा क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है ग्रेफाइट का, और इसका घनत्व तो ज़्यादा होने की वजह से ये भारी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें कि हीरा कैसा होगा, तो हीरा बहुत, है ना, अत्यधिक कठोर पदार्थ है। जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में हीरा है वो अत्यधिक कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक, यानी अगर नेचुरल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कहा जाए तो होगा हीरा आपका। और ये कैसा होता है? ये फिसलनशील होता है, फिसलनशील होता है। फिसलनशील होने के साथ साथ ये चिकना होता है ना। जो ग्रेफाइट होगा वो आपका चिकना होगा, चिकना पदार्थ होगा, बहुत अधिक कठोर नहीं होगा, बल्कि ये सॉफ्ट होगा। ये हार्ड होगा तो ये सॉफ्ट होगा। ठीक है। अच्छा साहब, एक बात ये भी है कि ग्रेफाइट इतना ज़्यादा चिकना होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि आप अगर पेंसिल की नोक देखिए तो पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होता है, और उसको आप कागज़ पे घिसिए तो घिसने के बाद उसका निशान पड़ जाता है, जिसके वजह से इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग काला लेड कहते हो, या फिर उसको आप प्लम्बिंगो भी कहते हो। प्लम्बिंगो, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल की नोक में लगा होता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इस तरीके से ही हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो हीरा होता है वैद्युत धारा का कुचालक होता है। कुचालक, वैद्युत का कुचालक क्यों होगा? वैद्युत का कुचालक इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन परमाणु जो है वो फ्री नहीं रहेगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। या कार्बन के पास, जैसे देखो कार्बन आपका कितना होता है? 4 उसकी संयोजकता होती है, सहसंयोजकता 4, तो चारों तरफ से बॉन्ड बना लेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो वैद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो चूंकि हीरे की संरचना ऐसी होती है कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, यानी 4 के चारों यहाँ पर क्या होते हैं? 4 सहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे होते हैं, बंधों द्वारा बने होते हैं। तो जब 4 सहसंयोजी बंधों द्वारा बने होंगे तो उनकी जो संरचना होगी उसको हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय संरचना। कैसी संरचना होगी? त्रिविमीय, या फिर जिसको आप 3 डायमेंशनल कह सकते हो, संरचना होगी। ठीक है। तो हीरे में कैसी संरचना होती है? 3D संरचना होगी। और ग्रेफाइट में आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेफाइट क्या होगा? वैद्युत का सुचालक होगा। सुचालक का मतलब इसमें धारा बह सकती है। क्यों बह सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो होगी वो आपकी षटकोणीय संरचना होगी। जैसे अगर हम बात करें, जो कार्बन है वो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा। यहाँ पर 3 तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जिसके वजह से वो वैद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, वैद्युत धारा का चालन कर सकता है, और यहाँ पर वैद्युत धारा बहेगी। लेकिन हीरे में ऐसा नहीं होता। हीरे में क्या होता है कि एक कार्बन है तो इस तरीके से 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, और सारे कार्बन, फिर ये वाला जो कार्बन रहेगा वो 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। इस तरीके से जैसे ये कार्बन आप देखिए तो 1 2 3, अगर आप इसकी बात करिए तो 1 2 3 4 के चारों इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाने में बिजी है। इसी तरीके से सारे साइड पे होंगे। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता है, जिसके वजह से क्या होता है? आपका ग्रेफाइट वैद्युत का सुचालक होता है और हीरा कुचालक होता है। साथ ही साथ अगर ऊष्मा की बात करिए तो ऊष्मा का ये बहुत अच्छा चालक नहीं होता है ग्रेफाइट आपका। इसके अलावा अगर हम उपयोग की बात करें तो हीरे का उपयोग कहाँ होगा? हीरे का उपयोग आप कर सकते हैं कहाँ कर सकते हैं, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा पहले स्क्रीनशॉट लेके। हीरे का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? आभूषण बनाने में, है ना, आभूषण में कर सकते हैं। दूसरा, हीरे का उपयोग, चूंकि हीरा क्या हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ है, इसीलिए आप हीरे को पत्थर काटने में कर सकते हैं, है ना, कांच काटने में कर सकते हैं, पत्थर कांच आदि के काटने में।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, 2 उपयोग कर सकते हीरे का। अच्छा, आप यहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग हो सकता है पेंसिल की नोक में, पेंसिल की लेड में। अच्छा, पेंसिल की लेड के अलावा आप कहाँ कर सकते हैं? तो जो मशीनें होती हैं ना, इसका पाउडर मशीनों में डाल देते हैं, मशीनों में स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में जो मशीन होती है उसमें हम इसका पाउडर डाल देंगे तो स्नेहक के रूप में उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो ये तो ग्रेफाइट और हीरे में अंतर था। इसके अलावा ग्रेफाइट और हीरे के अलावा भी एक आपका जो अपर रूप है वो एक होता है जिसको आप फुलेरीन कहते हो। क्या कहते हो? फुलेरीन कहते हो। देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नई डिटेल्स आपको दी, लेकिन इसके बारे में बता देते हैं कि फुलेरीन क्या होता है। फुलेरीन एक्चुअल में ग्रेफाइट या हीरा के अलावा एक अपर रूप है कार्बन का। तो करते क्या इसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए, तो लेने के बाद आप इसका नोट्स बना सकते हैं। देखिए, फुलेरीन को कैसे बनाते हैं? फुलेरीन को एक्चुअल में क्या करते हैं कि एक निष्क्रिय वातावरण में आप ऐसे एक काम करिए कि कोई भी निष्क्रिय वातावरण का मतलब जहाँ एयर ना हो, वहाँ पर आप 2 कार्बन की क्या करिए, छड़ ले लीजिए। 2 कार्बन की छड़ को लेज़र द्वारा स्पार्क कराना है हमको। मान लिया 2 छड़ ले लिया और लेज़र से हमने इसको क्या कराया, स्पार्क कराया, आर्क कराया। जैसे स्पार्किंग कराई तो यहाँ से क्या होगा, धुआं निकलेगा कार्बन का। जब धुआं निकलेगा कार्बन का तो उसको क्या करेंगे, ठंडा कराएंगे, यानी उसका संघनन कराएंगे। जब धुआं निकला, धुएं का संघनन कराए तो कुछ काजल की तरह कार्बन ब्लैक के रूप में इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन ब्लैक था और जो हम लोग नॉर्मल काजल रखते हैं, दोनों में अंतर था। तो यहाँ पर जो था उसमें कार्बन क्या था, कार्बन 60 कार्बन इकट्ठे होकर अपने इस यौगिक को उन्होंने बनाया था, इस पदार्थ का निर्माण हुआ था। इसीलिए इसको आप लोग क्या कहते हो, फुलेरीन कहते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो जियोडेसिक गुंबद की तरह, या फुटबॉल जैसा आप लोग खेलते हो, फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल की संरचना देखिए, एक ब्लैक और एक वाइट, आप देख लेंगे तो आपको दिखेगा, एक ब्लैक एक वाइट होता है, और इस तरीके से एक बॉल बना लेते हैं। तो इस चीज़ को आप कार्बन 60 को बकी बॉल कहते हो। क्या कहते हो? बकी बॉल कहते हो, बकी बॉल, या फिर इसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हो, है ना। क्योंकि जियोडेसिक गुंबद बनाने वाले का जो साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट का नाम था वो बकमिंस्टर फुलेरेंस था, तो इसीलिए इसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में फुलेरीन कहते हैं, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन क्या है, और इनके उपयोग और इनका अंतर भी समझ में आया होगा। देखिए, इस पार्ट में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कार्बन की जो सर्वमुखी प्रकृति है, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। कार्बन की प्रकृति कैसी है, कार्बन का नेचर कैसा है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, साथ ही साथ और भी जितने भी इसके पॉइंट टू पॉइंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।